अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा हुकूमत का तमाम दबाव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है, ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला है, उस पर महफूज फैसले को जल्द अज जल्द सुनाया जाए। बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है। आए रोज़ बुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी सर्फेस जिस तरह से की, और उसमें आरिफ नकवी साहब जो कि फाउंडर हैं ब्राज ग्रुप के, किस तरह से उन्होंने इवेंट अरेंज करवाया, और वो जो फंड रेजिंग इवेंट था, जो एक अपेरेंटली एक चैरिटी फंड रेजिंग इवेंट होता है, उसका पैसा तमाम किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट उस चीज़ का मिला, या बेनिफैक्टर जो बताया गया वॉज ए पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। और ऑब्वियसली वो लिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मामलात हो रहे हैं, जो कि इसको एक मुनफरिद भी बनाती है। उस आर्टिकल में भी मेंशन था। और साथ साथ अब इस फैसले में क्या हो सकता है, और फ़र्क क्या है, जो एक फ़ॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है, इसमें डिफरेंस क्या है। साथ साथ हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में जिस तरह की सूरत हाल नज़र आई, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो ओहदे हैं उन पर हुकूमती उम्मीदवार का मुंतखब हो जाना, ये इंडिकेट किस तरह से कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप नमूदार हो गई है और बन चुकी है। ये मामला फिर 11 इस्तीफ़े जो 2 रोज़ कबल स्पीकर नेशनल असम्बली ने मंजूर किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके बाद एक बाई इलेक्शंस की तरफ जाना, और ऑलरेडी हम एक ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में देख चुके थे, वो 20 सीटों पर। ऑलरेडी एक मईशत आपकी बहरानों से गुजर रही है, और उसके बावजूद भी ऐसे सिनेरियो की तरफ अब मामला जाते हुए नजर आएंगे। कौमी ख़जाने पर भी उसका दबाव होगा, और एक चार्ज माहौल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस हद तक बढ़ेगी। आज हम बात करेंगे, और स्पेशली चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बड़ा दबाव है, उस हवाले से हम बात करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, थैंक यू सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ तो सर इसी बात से, ये जो ममनुआ फंडिंग केस के जो महफूज फैसला है, वो जोर दिया जा रहा है कि जल्द अज जल्द सुनाया जाए। आपके बयानात भी गर्दिश कर रहे हैं। सर, फैसला आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, हम इस पर तो नहीं जाएंगे, ये कहना तो कब्ज़ वक्त है, लेकिन जो आसार हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ जो बता रहे हैं, उस पर यह नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जहाँ से अपोजिशन है, या इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं जनाब इमरान खान साहब, और उनकी तहरीक इंसाफ जो जमात जो है, वो इलेक्शन कमीशन पर शदीद हमले कर रही है, और वो शदीद हमले कर रही है। उसके लिए हम ये आपसे कहना चाहेंगे, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बड़े अहम फैसले करने हैं, लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, मैं उस पर बात करूंगा। बाकी तो फॉरेन फंडिंग के बारे में बेशुमार बातें होगी, आपने भी प्रोग्राम कर लिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं। उस लिहाज से वो उनका सारा मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से जो फॉरेन फंडिंग का जो फैसला अनकरीब आने वाला है, या जैसे कि हमारी इतलात के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में मतवक्को था, उसको रोकने के लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का फैसला किया। और स्टेट बहाना ये किया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत के जो अरकान के साथ मुलाकात की है बंद कमरों में। तो पहली बात यह है कि बंद कमरे में मुलाकातें नहीं होती। प्यारा तो मुझे अफसोस हुआ मुल्क के वज़ीर आज़म पर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ मरीम नवाज पर, कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो अपोजिशन शदीद तनकीद कर रही है, और उसको सपोर्ट करने की बजाय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि क्यों नहीं फैसला दे रहे, हम धरना दे देंगे, हम घराव कर लेंगे। भाई फैसला आने दें। क्या आप में हिम्मत और जरूरत है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी महफूज फैसले के बारे में इस तरह के रिमार्क्स दें, और फिर मुझे भी ख्याल नहीं आया कि इसके पीछे हाथ रोके बैठी हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो ये कल अपना डेलीगेशन लेकर मुंह बनाकर शिकवे पकड़ के पहुंच चले गए चीफ इलेक्शन, उसका बहाना बनाकर आज फवाद चौधरी ने शदीद तनकीद की इलेक्शन पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन बहरहाल मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहूंगा, जहाँ से हमारी इतलात है, मेरा तजर्बा है, अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए ठीक है, इनका राइट बनता है। हर जिसको कोई शिकायत है इदारे के सरबराह से, तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत वो जा सकते हैं। लेकिन मुझे तो वो वहां पर इलेक्शन कमीशन अपना डिफेंड भी करेगा, बताएगा, और वो बताएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कि मुझे इमरान खान के खास दोस्तों ने
उनके ट्रस्टवर्दी दोस्तों ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं अलायदगी में मुलाकात करूँ। वो सब बातें बताएँगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनके पास आइडिया सब कुछ मौजूद है। तो ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, लेकिन असल मकसद ये है तहरीक इंसाफ का कि किसी न किसी वजह से ये फैसले में और डिले हो जाए। लेकिन यहाँ मुझे इलेक्शन कमीशन पर भी मुझे थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि उन्होंने फैसले में डिले नहीं करना चाहिए था। तो ये फैसला सुना देना चाहिए था। कभी उनका आप कह रहे हैं फैसला फौरन सुना देना चाहिए था, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये जो अब ले जाने का मामला समझ आप देख रहे हैं इसको, आपको लगता है कि इससे ताखीर मजीद आ सकती है? हाँ जी, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे तो इनके पास बहुत बड़ा इख्तियार आ जाएगा। तहरीक इंसाफ की जो उनके बड़े दानिशमंद टीम है, उनकी गैर आईनी कानूनी माहिर ने सही राय दी है इमरान खान को जी आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, और इसके बाद हम मुतालबा कर देंगे कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आ जाता तो ये फॉरेन फंडिंग के बारे में अपना फैसला ना सुनाएं। तो ये बहुत बड़ा उनको इख्तियार मिल जाएगा। जब उनकी पोजीशन को खतरे में डालने के लिए वो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन भी एक कमजोर विकेट पे खड़ा हो जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं। इसके बैकग्राउंड ये है कि हालात इनके मुताबिक नहीं जा रहे। इनको तो ये खबर मिल रही होगी जी हमारे मुताबिक में फैसला नहीं आ रहा, तो जब भी उन पर दबाव डाला जा रहा है, कभी उन पर तनकीद की जा रही है, कभी इस लिहाज से। लेकिन हुकूमत की तरफ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वजीर आजम साहब और उनकी टीम मरियम नवाज सब कुछ इलेक्शन कमीशन पे हाथ होकर बैठ गए कि आप फैसला क्यों नहीं सुना रहे। कभी फैसला इस तरह से तो नहीं आते ना, दबाव में तो फैसले नहीं डाले जाते। अपोजिशन तो करे ठीक है, एब्सोल्युटली हुक्मरान के बाद हाँ, सिटिंग गवर्नमेंट, बिल्कुल सिटिंग गवर्नमेंट की जानिब से अगर इस तरह से प्रेशर डाल जाए तो आप दोनों साइड्स को, आप उनके एक्शन को कंडेम इस वक्त कर रहे हैं। कमर दिलशाद साहब, पीटीआई ये भी मुतालबा कर रही है कि जो नून लीग की रिपोर्ट आखिर वो कब पेश होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से उनका टेकअप किया है केस, और जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट, वो कहते हैं कि जी ओपन कोर्ट में आप और उसके अंदर जिस तरह पीटीआई की हेयरिंग हुई है आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी करें। बात है, इसमें मामला ये आ रहा है ना कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आएगा तो उसके रास्ते खुले हुए हैं। अगर इनका फैसला इनके हक में नहीं आ रहा या मुताबिकत में नहीं आ रहा तो बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन हालात जैसे आ रहा है, फाइनेंशियल टाइम ने भी, जैसे आपने जिक्र किया, हमने भी सारी रिपोर्ट पढ़ ली, तो फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या अफरोज बाबर ने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, वो वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल टाइम ने शाया कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा रद्द-बदल तो है, लेकिन हकीकतन वो तमाम डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जमा हैं। उस पर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की हुई है। इसी तरह आरिफ नकवी के बारे में जो तमाम डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसी तरह यूएई के जो मैजिस्ट्रेट मुबारक निहाल, उसकी रिपोर्ट भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई है। तो इन हालात को देखते हुए सब चीजें वही है, इसमें नई बात नहीं है। जो फाइनेंशियल टाइम में जो कमर साहब, ये बात फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि ये सब डिक्लेयर्ड है, इसमें नई बात आखिर उसमें स्टोरी में है क्या, वो भी इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। मुझे बताएं कमर साहब, फॉरेन फंड्स जिनके तहत पार्टी बैन हो सकती है, वो क्या होते हैं वैसे हमारे नाजरीन के लिए? इसमें दो पहलू आते हैं। इसमें एक तो लफ्ज है हमारे कानून में ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग के ऊपर जो सेक्शन 214 है या 212 है या 213 है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फॉरेन सोर्सेज, अगर फॉरेन सोर्सेज से पैसा आता है तो ममनुआ होता है। ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में कोई फर्क नहीं, एक ही जैसी है। और जब इलेक्शन के पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग जब्त करेगा उसके बड़े सारे इफेक्ट हो जाएंगे। तो फिर वफाकी हुकूमत के लिए ये रास्ता हमवार हो जाएगा। एक ऐसी पार्टी जिसने 50-60 लाख डॉलर, ये तो साबित हो गया, फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई और ममनुआ फंडिंग भी साबित हो गई। जब खुद मान लिया आरिफ नकवी ने कि जी मैंने 20 लाख डॉलर जो है वो मैंने दिए हैं, क्रिकेट का मैच खेल कर, इंडियन क्रिकेट का मैच, उसकी पैसा है और इंडिया का पैसा था, लोगों ने पैसा जमा कराया, वो भी एक उसमें आ गया, ममनुआ फंडिंग भी आ गई और फॉरेन भी हो गई। और जब यूए के एम्बेसडर जो अफसला बैंक के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जो 20 लाख डॉलर दिए पीटीआई के फंड में जमा कराए, वो तो बिल्कुल गैर मुल्की आशा है। हाँ, मुसलमान मुल्क हो, सऊदी अरब हो, कोई भी मुल्क हो, वो जो अगर वो इस तरह से फंडिंग करे तो गैर मुल्की कराते हैं। बंद कमरों में ब्रीफ केस को देते जाए, उसको पता नहीं चलता। लेकिन जिस तरह उन्होंने बैंक के थ्रू जो जमा कराया, पैसा दिया है, तो वो तो एक फॉरेन फंडिंग में आ गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो एक बहुत बड़ा मजबूत जो है डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वसाखत, इसमें स्टेट बैंक पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है, स्टेट बैंक पाकिस्तान ने कहा है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर लेता है। आज की पार्टी को पहली ममनुआ फंडिंग जब्त कर लेता है, तो जो जब्त कर लेता है तो उसको पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है और पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। और इमरान खान को ये मुतालबा किया जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स में ये लिख कर दिया है, ये जरा इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, मैं तस्दीक करता हूँ और बकायदा मैं इसके बारे में रिफ्लेक्ट पेश करता हूँ। तो वो कहेंगे जी आपने हमें गलत बयानी से काम लिया, आपको तो पता था पैसा बाहर से आ रहा है, तो ये अपनी हकायत छुपाए, उसके ऊपर भी जो है इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करने का मजाल है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई अभी ना वो हुकूमत पाकिस्तान करने का इरादा रखती है। हुकूमत पाकिस्तान जो है इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के बाद वो आर्टिकल 17 कहता है इस पार्टी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी भिजवा सकती है कि जनाब इस पार्टी ने फंडिंग बाहर से आई है, तो आर्टिकल 17 की रोशनी में आप फैसला करें। तो ये एक बड़ा अच्छा खासा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और उस पंडोरा बॉक्स के खुलने से रोकने के लिए ये इमरान खान साहब उनकी जमात जो है कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहती है। कभी वो कहते हैं इस्तीफा दे दें, कभी कहते हैं कर दें, कभी कहते हैं जी वो मुस्लिम लीग नवाज के बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह की बातें करने से इलेक्शन कमीशन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल सही लेवल में, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले नहीं जाते हैं तो मुमकिन है इलेक्शन कमीशन बात करेंगे, फैसला आता रहेगा, हम अपना फैसला सुना देते हैं। तो ये भी मामला है इस मामले में, लेकिन तो हम मामला अच्छा नहीं है, गंभीर हो गया है और इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे के साथ इन्होंने जिस राय की है तो उसके नतीजे को अच्छे नहीं आएंगे। इलेक्शन के पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लगाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, कैमरा से रिपोर्ट दे रही है उन्होंने, लेकिन वो अपनी किसी पॉलिसी के तहत या अपनी कोई खास उनकी अपना सोचा दरगुजर करने की पॉलिसी है जो कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे, अगर वो चाहे तो कंटेम्प्ट भी लगा सकते हैं। ये सारी सूरत हाल ऐसी नजर आ रही है कि मामला अच्छा नहीं जा रहा और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना का इरादा छोड़ दें, वहाँ पर डोरा बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ बहुत कुछ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड है, खुद इलेक्शन कमीशन कहते हैं जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम जो डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तब इनकी आंखें खुल जाएगी। तो ये ना जाए, मुल्क के अंदर पहले माशी बहरान पैदा हुआ, इंटरनेशनल में हमें बदनामी हो रही है, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी सामने आ रही है। तो जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रिकॉर्ड पेश करेगा वो एक बहुत बड़ा एक चश्म कुशा उनके पास सब कुछ उनके पास मौजूद है। जो बताएंगे ये नहीं बताएंगे कौन कौन शख्स है, वो ऐसे ऐसी शख्सियत हैं जो अपने जिस नाम लेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो शख्सियत मुंह दिखाने काबिल नहीं होगी, वो मुंह नहीं दिखा सकती। वो जब सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछेगी उनसे कि आप क्यों गए थे चीफ इलेक्शन कमीशन लेने के लिए, तो फिर सब कुछ उनको सब कुछ सबूत उनके पास मौजूद है। ये हमारे पास है कि अगर ये बात की ये रिकॉर्ड सुन लेगा जिन्होंने क्या बात की इमरान खान हमसे अरैब की मुलाकात के ख्वाहिश में सब आप बता देंगे। तो जिस तरह मशवरा दिया है इमरान खान साहब को कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, वो इमरान खान का दोस्त नहीं है, वो इमरान खान के मुखालिफ हैं और इमरान खान को बदगरी में खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हमें इमरान खान से हमें हमदर्दी है, हमने बड़ी इंटेलेक्चुअल सपोर्ट की है। आपको पता ही है कि जब हम आपके प्रोग्राम में जाया करते थे दूसरी पार्टी के लोग कैसे हमारे पर तंजिया दोस्तों करते थे, हमने बड़ी सपोर्ट की है इमरान खान साहब को कहाँ घिर गए हैं अपने नाइल एडवाइजरों में, और जो उसको एडवाइजर मशवरा दे रहा है तो वो भी उनका दुश्मन है इमरान खान का। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे तो आप समझेंगे बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और वो चीजें सामने आई जो वो सामने नहीं आनी चाहिए। वो अच्छा आप कह रहे हैं बड़ा अलार्मिंग साबित होगा और ये जिन्होंने भी मशवरा दिया इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का उन्होंने वो उनके खैर ख्वाह नहीं है इमरान खान साहब के। कमर साहब आखिर में अगर आपने जिस तरह जिक्र किया बीच में कि इनका सिंबल पार्टी सिंबल वापस हो सकता है या रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकती है, अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए तो क्या पार्टी दोबारा मतलब किसी और नाम से, हमारे पास तारीख रही है मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जिस तरह से उनकी पॉलिटिकल सरगर्मियों पर आपको याद होगा कि जब पाबंदी आयद की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से वो रजिस्टर हो गई थी अगले दिन ही, तो इस किस्म का कुछ हो सकता है फिर मामला? अरे सिंबल वापस करने के बाद तो जाहिर है कि वो पार्टी तक दोबारा किसी और नाम से तो रजिस्टर्ड होने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ही रिकॉर्ड जाएगा ना। तो इलेक्शन में पाकिस्तान कहेगा इस पार्टी का सिंबल अपने वापस, देखो सिंबल लेना इतना आसान काम नहीं है कि पता ही इमरान खान को लोग क्यों डराने लगता रहे। अगर वो सिंबल लेने के लिए चार्जशीट करना पड़ेगा, पार्टी के सरबराह को बुलाना पड़ेगा, तो वो केस चल जाएगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर जाके चार्जशीट के बाद वो सिंबल वापस लिया जा सकता है। उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी अगर ये मनसूख करना चाहेंगे उसके लिए भी चार्जशीट करना पड़ता है। तो बड़े अदालती तरह का कार्रवाई, इतनी जल्दी सिंबल भी वापस नहीं सकता, इतनी जल्दी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस नहीं ली जा सकती।
इसके लिए तमाम अदालती रास्ते हैं, चार्जशीट है, शौकात नोटिस है, इसके बाद जाके सारे फैसले होते हैं। इतना जल्दी एक कलम के साथ वो सिंबल वापस नहीं लिया जा सकता और ना ही पार्टी के रजिस्ट्रेशन हरफ में आएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तंग करे। राइट, थैंक यू सो मच कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये थे कमर दिलशाद साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कहा मामलात जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाए जा रहे हैं वो भी एक अलार्मिंग एक बात है, और प्लस उन्होंने दोनों साइड्स को, हुकूमती साइड को भी उन्होंने कंडेम किया उनके मूव, और उन्होंने ये बात कही कि जी ये क्या किस किस्म की उनकी जानिब से भी एक तो ये बेवकूफ़ियाँ ही नज़र आ रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का फैसला कर रही है वो भी समझते हैं कि इमरान खान साहब को जिन्होंने भी ये मशवरा दिया वो उनके एटलीस्ट खैर ख्वाह नहीं नजर आते। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट माहिर कानून, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इरशाद आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हम बात करेंगे ये जो ब्रेक से पहले कमर दिलशाद साहब जिस तरह से कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाने की बात की जा रही है इमरान खान साहब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस दायर करने का मामला है, और 2 सूबाई असम्बलियों में ये कहा जा रहा है कि करारदाद पेश करी जाएगी। तो ये मामला, राजा आमिर अब्बास साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये ऑन ग्राउंड, एक तो कमर दिलशाद साहब ने जो कहा है आप उस पर कमेंट करना चाहेंगे, और जो ये सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो लेके जा रहे हैं ये बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो वो उनके पास ऑन पेपर ग्राउंड्स मौजूद हैं या मजीद आप समझते हैं चीज़ें पेचीदा हो सकती हैं? देखिए, पहले तो आपने कमर दिलशाद साहब की बात की, ये ग़ालिबन वहाँ से सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और जो उन्होंने कानून की इंटरप्रिटेशन की है, तो मैं समझता हूँ मौजूदा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको चाहिए कि इन्हें फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा रख लें। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये वही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं कि जिन्हें कानून की तो ABC का नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया जाए कि जनाब फ़ॉरेन फंडिंग और जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है ये दोनों एक हैं। आपके तवज्जुह से मैं बताता चलूँ कि प्रोहिबिटेड फंडिंग उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें आप किसी से कोई कंट्रीब्यूशन या डोनेशन लेती हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक पार्टी को जो लीगली राइट है कि वो किसी इंडिविजुअल से तो ले सकता है, लेकिन किसी कंपनी से या किसी बैरून मुल्क मल्टीनेशनल से या किसी ऐसी दीगर फर्म से जो बैरून मुल्क हो, वहाँ से अगर कोई कंट्रीब्यूशन या वहाँ से किसी किस्म की उनको मदद दी जाती है, फंडिंग की जाती है, तो उसको कहते हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग। और प्रोहिबिटेड फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, ऑर्डर है 2002 जिसके तहत ये तमाम केस चल रहा है, उसके तहत लिखा हुआ है कि जनाब अगर उसके रूल्स में कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग होगी, अगर प्रोहिबिटेड पैसा आएगा, अगर किसी ऐसी कंपनी से या ऐसे शख्स से या ऐसी फॉरेन कंपनी से पैसा लिया गया कि जिसमें को प्रोहिबिट किया गया है, तो वो जो पैसा है वो कानून के तहत जब्त कर लिया जाएगा। और जो फॉरेन एडेड होती है उसकी डेफिनेशन दी है कि अगर आप किसी बैरूनी मुल्क से या बैरूनी पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, इससे फंडिंग ले रहे हैं और आपकी पार्टी उस फंडिंग पे चल रही है, तो ये फॉरेन एडेड और फॉरेन जिसको हम कहते हैं फंडेड पार्टीज कहलाएंगे। और फॉरेन फंडेड पार्टीज को तो बैन किया जा सकता है। जो प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात है उसमें आर्टिकल 6 है, उसकी सब क्लॉज 3 है, उसमें क्लियरली डिफाइन है कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ जब्त हो सकता है। तो ये मैं हैरान हूं कि कमर दिलशाद साहब ये कैसे बात करके चले गए, और इतने सीनियर वो इसमें ऑफिसर रहे हैं। और नंबर 2 जो बात आपने की कि जी वो अगर PTI भेजना चाहती है कि जनाब हम एक तो ये कॉम्प्लिकेट नहीं हो सकेगा, ये होगा या फायदे में रहेगा इनके? देखिए, इसमें तो क्लियर का अगर कोई पैसा है जो कि इन्होंने ऐसी जगह से लिया कि जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता था, कि किसी फॉरेन कंपनी से ले लिया, किसी फॉरेन पाकिस्तानी से तो ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है बहुत से पाकिस्तानी की दुबई में भी फर्म्स हैं
यूके में भी है, अमेरिका में भी है, अगर उसने वो फंडिंग अपनी कंपनी के जरिए इनको भेज दी स्टेट बैंक के जरिए तो वो पैसा जब्त हो जाएगा। सिंपल एज दैट, देयर इज नो क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट जो आपका है, राजा साहब आपको यहाँ पे मैं होल्ड करने का जरूर कहूंगी, मैं इरशाद साहब का भी जरूर कमेंट इस चीज पे ले लूं कि इरशाद साहब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और उनके हवाले से कहा जाता है कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये इनका बायस एक पार्टी के खिलाफ है, 12 बड़े इंस्टेंसेस पे उनके खिलाफ जो है वो बातें की गई और अब उनके बाकायदा तौर पे उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने का मामला टेकअप किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 2 असेंबलियों में करारदाद भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लेकर आने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि ये मामला मजीद कॉम्प्लिकेट कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके नताइज आए, ऑल्दो के रिजर्वेशन सी पर तस्लीम किए क्योंकि हक में थे? नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया जो है वो हमें साफ नज़र आता है कि वो तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से कोई गैर जानिबदाराना मुनसिफाना नहीं है। डस्का में इलेक्शन होते हैं, 20 पोलिंग स्टेशन का मसला बनता है, वो उस इलेक्शन को अलग करार दे दिया जाता है। कहूटा में इलेक्शन होता है, 21 पोलिंग स्टेशन के वो गिनती दोबारा कराना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और 1500 वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। कानून ये है कि इतने वोट ज़्यादा हों तो आप दोबारा गिनती करेंगे ताकि उसको अगर फ़ायदा पहुंच सकता है, और वो हारे हैं जो पीटीआई का उम्मीदवार है वो 49 या 50 वोटों से। तो इसी तरह कई और मौके पर ऐसा हुआ है कि एक ही मामले के जब 2 पहलू थे तो एक तरफ फैसला और आया, दूसरी तरफ फैसला आया। ये जो 5 अरकान असम्बली के रोके गए, वो जो खसूसी नशिस्तें थी उनके नोटिफिकेशन रोका गया। काशिफ भट्टी साहब नून लीग के कुछ 6-7 महीने पहले डिस्क्वालीफाई हुए थे जाली डिग्री पर सुप्रीम कोर्ट से, उनको नोटिफाई नहीं किया गया और उन्होंने हमजा साहब को वोट डाला। तो इस तरह की जब वो करते हैं तो फिर एक पार्टी को इख्लाफ उभरता है। ये एक वैलिड पॉइंट है कि इमरान खान साहब ने खुद अपने दौर में उनको सिलेक्ट किया था, अपॉइंट किया था बिल्कुल। लेकिन अगर उनके बाद उनका रवैया जो है वो मुख्तलिफ होता है और इंसाफ मबनी उस पार्टी के रुख से नहीं है, वो हक बजाने पे वो इख्लाफ भी कर सकते हैं, वो उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन में भी जा सकते हैं। फैसला तो जाहिर बात है उन्होंने खुद नहीं करना, लेकिन जो माहौल बन गया है, और ख़ास तौर पर मैं तो सिर्फ एक बात पे समझता हूँ कि उनकी नाअहली काफ़ी है कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन 3 माह में इलेक्शन नहीं करा सकता। जब आइन में एक प्रोविजन रखी गई है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त असम्बली को बर्खास्त कर सकता है, और 3 माह की मुद्दत इसलिए दी गई है कि वैसे तो 2 माह है कि 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जाए ताकि वो तैयारी कर सके। और एक इलेक्शन कमीशन जो 5 साल तनख्वाह इसी बात के लिए तय है कि जब भी इलेक्शन होंगे वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएगा, वो तैयार ही नहीं इलेक्शन कराने के लिए। तो यही काफ़ी वजह है मौजूदा इलेक्शन कमीशन के रुखसत होने की। इस पर कोई मेरा नहीं ख्याल दो राय होनी चाहिए। इंसाफ की बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को एंड मेंबरान को अलग हो जाना चाहिए ताकि मुल्क में मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो सके। शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए उनको अलहदा हो जाना चाहिए, और उन्हीं के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के भी हवाले से कि जी जो जजेस पर वो कहते हैं जजेस वाला कोड ऑफ कॉन्डक्ट फवाद चौधरी साहब कहते हैं वही इलेक्शन कमीशन के चीफ पर लागू होता है, और उनका इल्ज़ाम है कि जी ये हुक्मरान जमात के लोगों से या इत्तेहाद के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो और जो कि नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से वो इंसिडेंस कोट किया कि चीफ जस्टिस साहब ने भी बार के मेंबरान को मना कर दिया था कि जी आपका केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा में आपसे नहीं मिल सकता। आप किस तरह मामला जा रहा है राज साहब? देखिए, जहाँ पर ये बात हो रही है कोड ऑफ कंडक्ट की, तो मैं अपनी एक आपको मिसाल दे देता हूँ। एक केस में मैं खुद पेश था, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस था, पीटीआई की तरफ से मैं पेश हुआ था, और यकीन कीजिए कि 2 दिन तक मैं उस केस को आर्ग्यू किया, उसमें लॉ पॉइंट्स बताए और एक नहीं बहुत से लॉ पॉइंट्स बताए, जजमेंट्स उनको बेतहाशा ला के दी। और जब मैंने वो फैसला पढ़ा तो मुझे हैरानगी हुई इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कि जिसने वो फैसला लिखा
है कि उसने एक लफ्ज़ भी उन आर्ग्यूमेंट्स का कि एक वकील 2 रोज़ तक यहाँ बहस करता रहा, उसने ये लीगल पॉइंट्स उठाए, उसने आपको बताया कि किस तरीके से कानून इस पे अप्लाई होता है, और आपने उसमें ये काम किया, अपनी बायसनेस शो की कि आपने उसमें एक लफ्ज़ भी लिखना गवारा नहीं किया। आई थिंक ये इट्सेल्फ, अगर मुझे एफिडेविट देना पड़े मैं तो तैयार हूँगा देने के लिए कि जनाब ये कंडक्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो ये इरशाद आरिफ साहब की बात बिल्कुल सही है कि वो उसमें वो उनका जो झुकाव है वो हमें नजर आता है क्लियरली, और उनका बायसनेस नजर आ रहा है, और वो इंप्रेशन क्रिएट होने को से प्रिवेंट करने के लिए अगर वो अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि इसी तरह की कुछ डिमांड थी फुल कोर्ट के हवाले से भी, जब नून लीग कह रही थी कि जी फुल कोर्ट में अगर जजेस के हवाले से कुछ सवाल अगर उन पर उठाए जाएं तो अपने आप को रिक्यूज कर लिया जाए। सो इसी तरह किसी इदारे पर अगर इतने बौछार इल्जामात की जा रही होती है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से, तो वो अपने आप को एक चीज उन्होंने किसी जज पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, या तो वो कहते कि जी हम फलाने जज के इस बेंच पे हमारा इत्मीनान नहीं है। हाँ। उन्होंने तो ये कहा कि हम उठ जाते हैं इस बेंच में से। हाँ। लेकिन उनका ये नहीं था मुद्दा कि जनाब आपकी जगह कोई और यहाँ पे बेंच आ जाए। वो तो चाह रहे थे कि पूरा कोर्ट आए, वो तो ये नहीं चाहते थे कि बेंच तब्दील हो जाए। फुल कोर्ट डिमांड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये वाली बात जो है एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कोर्ट की कि अपने आप को जुडिशियल रिक्यूजल का तरीका कार होता है, उनका लॉयर कोर्ट में कह देता कि हमें एतबार नहीं है, और केस लड़ते तो एटलीस्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हम इसमें से उठ जाते हैं, लेकिन वो उनका ये नहीं था कि आपकी जगह डिमांड कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, ऑल्दो के बेंच कह रही थी और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इतना पेचीदा मामला है नहीं, मामला बड़ा सिंपल सा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पंजाब की सूरत हाल पे जरूर बात करेंगे। तख्ते पंजाब हमजा शहबाज से ले लिया गया है। अब नून लीग के लिए सिनेरियो किस तरह का है? पीडीएम हुकूमत जो कि डिसाइड कर रही है कि हम मिल के लड़ेंगे, जो 11 इस्तीफे मंजूर हुए हैं उस पर बाई इलेक्शंस जो होंगे। ब्रेक के बाद नाज़ी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इरशाद साहब, पंजाब असेंबली में गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों पर हुकूमती उम्मीदवार का मुंतखब हो जाना, इसके बाद इत्तेहादी जमात की जो हमें इत्तेहादी हुकूमत की जो हमें मजबूती नज़र आ रही है, वो किस हद तक आप समझते हैं कि नून लीग के लिए ख़तरनाक साबित होगी मज़ीद? देखिए, अब ये फैसला इमरान खान ने करना है कि वो इस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के साथ क्या सलूक करते हैं। अगर तो इमरान खान को स्पेस नहीं मिलती, सिस्टम स्पेस नहीं देता, वही रवैया अख्तियार किया जाता है जो 17 जुलाई से पहले अख्तियार किया गया, कि उनको पहले तो ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई मीडिया पर, उसके बाद मुकदमात बनाए गए, उसके बाद बदनाम करने की कोशिश की गई, एक कंपेन चलाई गई उनके खिलाफ, किरदार कुशी की, इल्ज़ाम तराशी की, दबाव डाला गया उनके लोगों को तोड़ने का, और ये 17 जुलाई तक दबाव चलता रहा। तो फिर इमरान खान के लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो फिर कोई कॉल दें लॉन्ग मार्च की, धरने की, या इस तरह की एहतजाजी तहरीक की। अगर वो ऐसा करते हैं तो अब इमरान खान को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा, और वो ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि इत्तेहादी हुकूमत उनको किसी तरह से भी रोक पाए, किसी और की मदद लेने के बावजूद भी रोक नहीं पाएगी। तो बेहतर यही है कि इमरान खान की जो डिमांड है वो हालात और वक्त के मुताबिक है, कौमी मफाद में है। वो इलेक्शन मांग रहा है, इलेक्शन दे दिया जाए। मुमकिन है इलेक्शन में जिस तरह के दावा करते हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग, कि हम लोग सारे मिलकर अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो मुमकिन है कोई मोअज़्ज़ा या करिश्मा हो जाए और ये फिर इक़्तिदार में आ जाए। अगर आ जाएंगे तो बेहतर परफॉर्म इसलिए कर सकेंगे कि उनको नया नया मैंडेट मिला होगा कौम की तरफ से। पूरी दुनिया को मालूम होगा कि ये एतमाद लेकर आए हैं, अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, और ये 5 साल के लिए। राइट इरशाद साहब, बट आपको लग रहा है कि एक चार्ज ऑलरेडी माहौल है? सूबाई असेंबली की नशस्तों पर आपने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में हाल देख लिया। अभी 11 जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं कौमी असेंबली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अचानक, और उस पर भी ज़रूर कॉमेंट करिएगा कि वो एकदम से मतलब अचानक से हुए हैं या उसके पीछे भी कोई इनकी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? और अगर उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज होता है, क्योंकि 2018 में थिन मार्जिन था इन सीटों पे, तो नून लीग के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, स्पेसिफिकली नून लीग के लिए।
ये देखिए, मैं जो एक मफरूज़े पर बात कर रहा हूँ कि अगर ये समझने रियासत बचाने के लिए अपने सियासत की कुर्बानी दी है तो अवाम इसका एहतराम करेगी, इनको तो मैंडेट दे सकती है। लेकिन अगर अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम का एतमाद हासिल नहीं है, तो ये जिद करके कितनी देर हुकूमत कर लेंगे, अपना भी सियासी नुकसान करेंगे, मुल्क का तो नुकसान सबको नजर आ रहा है। आज कारखाने बंद हो रहे हैं, छांटियां हो रही हैं, डॉलर काबू नहीं आ रहा, ये सूरत हाल। बाकी जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, ये खौफ का मजहर है। खौफ ये है कि कहीं इनके इत्तेहादी दो चार टूट के फिर इमरान खान को इक़्तिदार में न ले आए। तो इस खौफ से इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं। और एक दूसरी गेम इसमें ये नजर आती है कि जब ऐलान होगा इमरान खान साहब नहीं जाएंगे, हम 11 सीटें या जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि 11 में से अगर 8 सीटें 7 सीटें हम जीत जाएं तो हम कहेंगे देखें जी हमने बदला ले लिया, अवाम का एतमाद हमें हासिल कर लिया है। बिल्कुल, इससे मुल्क का कोई फायदा होने वाला नहीं है, जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। राइट, बिल्कुल सही है। राजा साहब, गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे प्रोग्राम में शरीक थे और उन्होंने कहा कि बाई इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है। इन हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बारहा ये कह रही है कि सदर पाकिस्तान को ये राइट हासिल है, वो किसी भी वक्त वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं वज़ीर आज़म के पास नंबर्स नहीं है, हाउस कंप्लीट नहीं है। किस तरफ सिनारियो जा रहा है? क्योंकि काफ लीग की फिर आपको पता है सदारत का भी इशू सरफेस कर गया, 11 इस्तीफे यहाँ पर मंजूर कर लिए जाते हैं। किस तरफ मामला आप और आप समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई ये मूव हो सकती है? देखिए, अभी जैसे इरशाद साहब ने कहा कि जी अगर इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं फ्रेश इलेक्शंस की, देखिए इमरान खान साहब नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान डिमांड कर रहा है फ्रेश इलेक्शंस की। और स्टेबिलिटी आई, जैसे ख्वाजा आसिफ ने आपने कहा, इससे पहले भी हमने एक स्टेटमेंट सुनी थी कि जी बड़ी स्टेबिलिटी आ गई और डॉलर पता नहीं कहाँ पे चला गया और पता नहीं क्या हुआ और बड़ी स्टेबिलिटी हो गई। और उसके बाद स्टेबिलिटी आज 250 रुपये पे डॉलर नहीं मिल रहा। और जहाँ तक रहेगी बात स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी अपोजिशन की इतनी है कि 2 वोटों पे उनकी गवर्नमेंट खड़ी है। अगर आज सदर ममलिकत आइनी तौर पे ये कहते हैं कि आप अपना मेजॉरिटी शो करें, सेंटर में सूरत हाल तब्दील हो सकती है। देखिए उनके पास जो टोटल मेंबरशिप, जो टोटल वोट लिए थे उन्होंने 174 गालिबन लिए थे और 172 उन्होंने शो करने हैं। 172 उनको हर हाल में शो करने हैं, चाहे पीटीआई का कोई बंदा है नहीं है। इत्तेहादी जमातें धमकियों पे आ गई हैं। वो मैंने बाप वालों को सुना पिछले दिन, वो तो कह रहे हैं कि हम रीथिंक कर रहे हैं एमक्यूएम का, आपको पता है। और फिर इनके अपने बंदे अगर कोई हैं नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, तो इट्स हार्डली इट टेक्स अनदर, जनाब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और मैं समझता हूँ कि द डे प्रेसिडेंट ने ये बात कर दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए दोबारा से वोट ऑफ ये अपने 172 का फिगर शो करना। और अगर वो शो नहीं करने तो ऑटोमेटिकली असेंबलीज फिर डिसॉल्व होंगी। तो इस ऐसी सूरत हाल में अब जो रास्ता रह गया है वो यही है कि ये खुद से आएंगे फ्रेश इलेक्शंस की तरफ, क्योंकि अगर इस्लामाबाद की टेरिटरी में बैठ के सिर्फ प्रीमियरशिप करनी है, प्राइम मिनिस्टरशिप करनी है, पंजाब में ये कभी नहीं चाहेंगे कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हों और उनको 1 महीना 2 महीने 4 महीने अगर सारी चीज़ें उनके अंडर हों, तो आप देखेंगी कि वहाँ पे जो ये कहा जा रहा था कि बुज़दार साहब शायद पॉलिटिकली वो ग्रुप्स नहीं बना सके, वो कुछ तोड़ नहीं सके, लेकिन परवेज़ इलाही साहब में 100% वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो पोटेंशियल है कि वो आपको दिखाएंगे कि जनाब ये वो बंदे थे। फिर जब प्रेसिडेंट कहेगा कि जनाब अब आप 172 पूरे करें, तो मुझे तो अब इत्तेहादियों को छोड़ते इनके अपने अफराद शायद 172 में शामिल नहीं होंगे। तो पॉलिटिकली दे आर ऑन अ वेरी वीक विकेट। और अब कोई भी दूसरा इलाज नहीं है मां सिवाय इसके कि अर्ली इलेक्शंस। और अर्ली इलेक्शंस जैसे खान कहता है कि फ्री एंड फेयर इज अ रिक्वायरमेंट, के उसके बगैर मौजूदा इलेक्शन कमीशन, और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल और सरबराह पे ही इतना बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। लास्ट कमेंट इरशाद साहब, पंजाब में काफ लीग और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद भी आप समझ रहे हैं कि देर पा रहेगा? 3.5 साल वो इकट्ठे रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इल्म है कि 18 के इलेक्शन में उन्होंने, उनके मेंबरान ने कामयाबी भी तहरीक इंसाफ की वजह से हासिल की, वजारत आला भी उन्हें तहरीक इंसाफ की वजह से मिली है। वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो या इस खुशफहमी का शिकार हूँ कि जी हम अगर इमरान खान के साथ कुछ करने की कोशिश करें तो फिर भी हम हुकूमत में रह सकते हैं, क्योंकि इमरान